ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड पे आ जाओ। 92 जो है 92, इसमें क्या क्या सेक्शन 92(1), 92(2), जिसमें भी है 92(2)A फिर है जो कि लिंक है 92(BA) के साथ, फिर 92(3), 92 फिर 1 2 3 हो गया, फिर 92A के हैं 13 सब क्लॉजेज, फिर 92B जिसके 2 क्लास 92B1 B2, फिर 92BA, फिर 92C है जिसके भी 4 क्लॉज है, 92C1 C2 C3 C4 और 92C1 में 5 मेथड्स हैं, फिर है 92CA CB CC CD और D 92D। ये है 92, इसमें हमारा टीपी ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ख़त्म हो जाएगा। 92 की बात करते हैं क्या 92(1) वो कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल टैक्सेशन हैविंग रिगार्ड टू द ALP एनी इनकम, एनी इनकम, एक्सपोर्ट से इनकम आएगी, लेकिन उसमें कहते हैं इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर आल्सो, मतलब इंपोर्ट से एक्सपेंडिचर होंगे ना, इंपोर्ट करोगे तो एक्सपेंडिचर होगा, तो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर आल्सो, इंपोर्ट आल्सो और इंटरेस्ट आल्सो। तो कुछ भी इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर है या इंटरेस्ट है विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 92B में है, जो कि B1 B2 सब क्लॉसेज हैं इसके, जो कि बात करते हैं हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की बारे में, जो कि 92A में है। ठीक है, तो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जिसकी बात 92BA में करी गई है। 92BA में इसकी स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बताई गई कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हम डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बता देंगे स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होती हैं जो 92BA में है। तो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी इनकम विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इंटरेस्ट आल्सो, यानी इनकम आल्सो एक्सपेंडिचर आल्सो एंड इंटरेस्ट आल्सो। तो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 92B में जो है और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 92BA में जो है शेल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द ALP दैट इज़ आर्म्स लेंथ प्राइस, या जैसे फेयर मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। भैया बाहर जो भी ट्रांजेक्शन करनी है वो आर्म लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहाँ पर 92B में डिफाइन की गई है। इसका मतलब है कि आप भाईचारे में, बंधुचारे में, रिलेशनशिप में जानने वालों के साथ जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और ऐसी ट्रांजैक्शन कम प्राइस पर होती है मार्केट वैल्यू से, तो वो कहते हैं सरकार हम निकालेंगे आर्म लेंथ प्राइस पर, और वो आपको आर्म लेंथ प्राइस पर निकाल के ही आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि आप अदरवाइज़ कम वैल्यू पे करोगे तो टैक्स कम मिलेगा सरकार को, तो सरकार कहती है नहीं, हमें वो आर्म लेंथ प्राइस पर चाहिए। ठीक है, अच्छा 92 तो 1 तो कह दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार फिर 92(2) पे आ जाती है। कहते देखो बेटा, अगर आप बेच रहे हो 92(2) कहाँ चला गया 92(2), अगर आप बेच रहे हो एलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हो बाई कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, देन आर्म प्राइस बेसिस पर, वो भी आर्म प्राइस बेसिस पर हम करेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिस पर करेंगे। जैसे आप कंपनी हो और अपनी सब्सिडरी कंपनीज को एलोकेशन कर रहे हो फंड्स की, ठीक है, तो आप तो कैसे करोगे एलोकेशन ऑफ फंड्स, आप करोगे जिसका लॉस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कर देंगे हम फंड्स की एलोकेशन, लेकिन सरकार कहती है नो बेटा, नो 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 नो, जो भी आप एलोकेशन ऑफ फंड्स करोगे वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करोगे, फेयर मार्केट प्राइस होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे तुमको करना है। 92(2) ये कहते हैं। 92(1) ने क्या कह दिया, एनी इनकम राइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शेल बी कंप्यूटेड आर्म लेंथ प्राइस। तो साथ ही साथ 92(2) भी कह देता है कि कोई कंपनी भी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनीज को देती है, पैसा एलोकेट करती है, तो वो भी आर्म लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। फिर कंपनी कहती है, देखो एक बात और सुन लो, हमारी 92(3) पर आ जाते हैं हम। एक बात और सुन लो कि मान लो तुम बेच रहे हो और फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारी जो है वो, यानी आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कम आ रहे हैं, और तुम बेच रहे हो ज़्यादा पर, ज़्यादा सेल प्राइस तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक है, तो बेटा उस केस में तुम ज़्यादा बेचोगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना, तो बेटा उस केस में टीपी एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में टीपी एप्लीकेबल नहीं है। देखो यहाँ पर वो एक्सपोर्ट 2000 का कर रहा है, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस तो कम ही है, 1800 का ही है, ज़्यादा महंगे दाम पे बेच रहे हैं, तो सरकार कहती है बेटा ऐसे बेच सकती है सर, उस बंदे के पास राइट है। यहाँ पर हम ALP लेंगे, यहाँ पर अगर ALP लेती है सरकार, ALP वैल्यू को अज्यूम करती है तो इनकम कम हो जाएगी सरकार की, तो लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो सरकार कहती है बेटा यहाँ पर हम ALP एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सरकार बहुत चालू है, 92(3) में बोल दिया कि अगर आपका एक्चुअल जो सेल प्राइस है अगर वो ज़्यादा हो रहा है ALP से, तो बेटा ये टीपी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर सरकार क्या कहती है, ये हो गया। उसके बाद 92(A) में कहती है कि हम तुम्हें बता देते हैं कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। 13 ऐसे केस होंगे जहाँ पर हम तुम्हें बताएंगे कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होती क्या आखिर। एसोसिएटेड मतलब भाईचारे वाली। 92 कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 92BA में कवर होंगी। उन ये कौन सा आ गया 92(2)A वाला। अच्छा यहाँ देखो 92(2A) 92
हमें सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा था हमने। 92 सब्सिडरी एलोकेशन करेगी। 92A वाला देख लेते हैं। 92 कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो 92BA में कवर होंगे ना, उन पर भी TP लगेगा। तो ये 92 मैंने कहा था 2A जो है BA के साथ लिंक है। BA जो है एक्चुअली जो स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है ना, वो उसके बारे में बताया BA में। तो ये 2A में क्या कहता है कि बेटा जो BA में कवर है ना, उस पर भी TP लगेगा। बस इतना ही बोलता है ये 2A। ठीक है, 2A क्या कहता है भैया, जो BA में कवर है ना, उस पर भी TP लगेगा। अब 92A पर आ जाओ। स्पेसिफिक डोमेस्टिक जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? 13 ऐसे वैल्यूज है। 13 पहले तो बेटा देखो, इंडिया है और इंडिया में कोई बंदा है, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, और इट डूज एनी ट्रांजेक्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो होल्ड कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 26% ऑफ द वोटिंग पावर। कितना? 26, ग्रेटर देन इक्वल टू 26% ऑफ द वोटिंग पावर, या 25% से ज़्यादा, समझ लो। एक ही बात है, 25% ज़्यादा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 26% ऑफ द वोटिंग पावर। तो उस केस में क्या होता है, ये आपस में दोनों के दोनों ही एंटरप्राइजेज जो होती है ना, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज बन जाएंगे। ये दोनों एंटरप्राइजेज, ये वन एंटरप्राइजेज इंडिया में है, अदर एंटरप्राइज यूएसए में है, तो दोनों ही एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो एक एंटरप्राइज है और फॉरेन में दूसरी पार्टी है वाई, फॉरेन में दूसरी पार्टी है जेड, ठीक है, और एक्स का वाई के साथ भी ग्रेटर देन 26% वोटिंग पावर और एक्स का जेड के साथ भी ग्रेटर देन 26% वोटिंग पावर है, और ये वाई और जेड आपस में ट्रांजैक्शन अगर करती हैं, तो उस केस में इन दोनों के ट्रांजैक्शन भी जो होंगी, ये दोनों को भी हम क्या मानेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है। पिछले साल एक बात यहाँ नोट करने वाली है, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में ही पता हो जाना चाहिए कि पिछले साल के अगर एक भी ट्रांजैक्शन तुम्हारी, पिछले साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन की, लेकिन एक भी ट्रांजैक्शन अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ये वाली कंडीशन 13 कंडीशन से एक भी कंडीशन जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज सेटिस्फाई कर जाती है ना, तो बेटा बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी उन सब पर टीपी लग जाएगा, यानी फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है। ठीक है, और एडिशन इनकम को ऐड कर देना, उसकी जो इनकम एडिशनल बन रही है उसको ऐड कर देना उसकी इनकम में। समझ गए? एक भी ट्रांजैक्शन सरकार को पता भनक लगनी चाहिए कि आपस में एसोसिएटेड है भाई। पता लगते ही सारी ट्रांजैक्शन को एसोसिएटेड बना दो, सारी ट्रांजैक्शंस को एसोसिएटेड एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन बना दो, टीपी का रूल लगा दो फटाफट, फेयर मार्केट वाले सब पे लगा दो। अगली कंडीशन, अगली क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज कैसे पता लगाएंगे सरकार? एक वन एंटरप्राइज है इंडिया में, अदर फॉरेन में है, और वन एंटरप्राइज इस ये जो लोन दे रही है ग्रेटर देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, लोन दे रही है, कितना लोन दे रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द, इसने लोन क्यों दे रही है भैया? 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एसेट। तो एसेट्स की जो भी वैल्यू उसका एसेट्स है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 51%, या 50% से ज़्यादा, या फिर 51%, या फिर 51% से ज़्यादा जो एसेट्स की बुक वैल्यू है उसका लोन दे रही है, तो बेटा कुछ गड़बड़ है, हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मान लेंगे। ठीक है। अगला क्या कहता है कि बेटा देखो, ये तो माँ कहती है कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर, ठीक है, नो, ये टाई कहता है कि 26% से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, 26% या 26% ज़्यादा वोटिंग पावर, ये कहता है टाई। नो क्या कहता है? नो कहता है ये बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, दोनों नो पे चढ़े हैं, ये इसके साथ भी लिंक कर रही है, उसके साथ भी लिंक कर रहा है, तो बेटा आपस में तुम दोनों करोगे तब भी तुम्हारी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएगी। माँ क्या कहती है? देखो बेटा 51% से ज़्यादा, 51 या 51% से ज़्यादा बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का लोन देते हो ना तुम, लोन दे दो। माँ कहती है लोन दे दो बेटा, लोन दे दो। माँ कहती है लोन दे दो, 51% से ज़्यादा का लोन दे दो, तो एंटरप्राइजेस मान लेंगे। ठीक है। माँ कहती है तुम भी भाई हो, तुम भाई हो ना बेटा, इसको लोन दे दो 51% से ज़्यादा, भाई हो ना तुम इसके, तो 51% से ज़्यादा लोन दे दो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का। तो सरकार को पता लग गया भाई भाई भाई, हाँ ठीक है। तो नो सॉरी, राई क्या कहती है कि देखो बेटा, शराब कहती है गारंटी दे रहे हो तुम, लोन की गारंटी दे रहे हो, कितनी दे रहे हो गारंटी? 10% से ज़्यादा की गारंटी दे रहे हो लोन के लिए। नशे में है तू, पूरी गारंटी दे रहा है तू, हैं पूरी गारंटी दे रहा है, नशे में नो पी कर रहा है, और 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा की गारंटी दे रहे हो लोन की
की गारंटी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ऐसे नहीं दे रहे हो तुम आपस में हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इसलिए तुम 10% से ज़्यादा लोन की गारंटी दे रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ दी गारंटी ऑफ लोन दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। लोन तो तुमको दूसरी पार्टी दे रही है या बैंक दे रहा है, लेकिन तुम उसकी गारंटी दे रहे हो। लोन तुम किसी दूसरी पार्टी से ले रहे हो, लेकिन गारंटी तुम ये दे रहे हो। क्यों भाई? क्यों दे रहे हैं? तुम्हारा इसका तो रिश्ता है तभी दे रहे हो ना। तो तुम आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो। नो कह रहे, नीरो कह रहा है, सॉरी, ठीक है, नीरो कह रहा है। अब लॉ, कानून क्या कहता है बेटा? कानून क्या कहता है? देखो, वन एंटरप्राइजेज और अदर एंटरप्राइजेज है, तो अगर अपॉइंटेड ग्रेटर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एंटरप्राइज जो है ये अपॉइंट कर रही है, ये अपॉइंट कर रही है आधे से ज़्यादा। कानून कहता है, 5 नंबर है ना कानून, लॉ कहता है कि बेटा देखो, अगर तुम अपॉइंट कर रहे हो आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके, या फिर इसका एक या एक से ज़्यादा वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर रहे थे बेटा आपस में, तुम एसोसिएटेड एंटरप्राइज से मान लेंगे हम, क्योंकि ऐसे तभी हो सकता है। तुम आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम कर रहे हो, कौन है भैया तुम इसके? आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम कर रहे हो इसके अपॉइंट, कौन हो तुम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो। या फिर एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर रहे हो बेटा, कौन हो तुम इसके जो अपॉइंट कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होंगे डेफिनेटली। ठीक है, हम मान लेंगे। फिर शू क्या कहता है? जूता, शू, 6 शू, वन एंटरप्राइजेज शू, शू वाला भी सेम ही कहता है, जो कि एक सेकेंड, फिर शू की जूता क्या कहते हैं बेटा? देखो सुनो, अगर ये 2 एंटरप्राइजेज हैं, जूता कहता है देखो ये 2 एंटरप्राइजेज हैं, एक जूते यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, एक ये एंटरप्राइज यहाँ पर है, ये शू वाली एंटरप्राइज, ये दूसरी शू वाली एंटरप्राइज है, और एक तुम तीसरी शू वाली एंटरप्राइज है, और तुम इसके अपॉइंट करते, इस शू के तुम आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, या फिर एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, और तुम इस दूसरी एंटरप्राइज से, दूसरे शो वाली एंटरप्राइज के भी तुम एक हाफ से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, और या फिर एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, और ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, इसे पता लग गया हमको, तो बेटा ये दोनों जुत्ते हैं ना, इनको भी हम क्या मान लेंगे? ये जो तुम्हारे शू वाले एग्जीक्यूटिव एंटरप्राइज बना रखे हैं ना तुमने, हम मान लेंगे कि ये भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं। अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो हमें पता लग गया, भनक लगनी चाहिए हमें कि तुम इसके भी एक से ज़्यादा हाफ ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, और या फिर एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, और दूसरी वाली का भी कर रहे हो, और वो दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, तो बेटा वो भी डेफिनेटली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होंगी ही होंगी। समझिए, आगे आ जाओ, काऊ, गाय पर आ जाओ। काऊ क्या कहती है कि बेटा एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को नो हाउ, पेटेंट एटसेट्रा देती है, तो डेफिनेटली आपस में वो एसोसिएटेड होगी। अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइजेस को नो हाउ पेटेंट देती है, काऊ के ऊपर लिखा है पेटेंट, नो हाउ, पेटेंट, नो हाउ। बेटा गाय कहती है कि देखो, अगर पेटेंट नो हाउ मुझे देना है, ये दूध कैसे देना है, इसका पेटेंट है मेरे पास, मैं ही तुम्हें देती हूँ ये, तो बेटा इसका मतलब रिलेशन है ना, हमारा रिलेशन है ना, ये नो हाउ पेटेंट जो मैं दे रही हूँ, इसका मतलब रिलेशन है ना हमारा। हाँ, रिलेशन है। आगे क्या है? 8 क्या है? आईवी है ना, हाँ आईवी कहता है कि एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल को। ये जो आईवी है, ये है कि एक्चुअली रॉ मटेरियल है, इससे हम जूस बनाने वाले हैं, इससे हम आईवी के पत्ते से स्पेशल जूस बनाएंगे। ये रॉ मटेरियल है, आईवी एक रॉ मटेरियल है, हम जूस बनाने वाले हैं। अगर रॉ मटेरियल एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है, 90% से या 90% या 90% से ऊपर के रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, ठीक है।
आप बताएं कि 90% से ऊपर रॉ मटेरियल सप्लाई करे तो बेटा इसका मतलब डेफिनेटली वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, तो वो एसोसिएटेड होंगे ही होंगे। समझ गए? आगे आ जाओ 9th, आईवी के बाद बी आ गया, 9 आ गया बी, मधुमक्खी। बी तो ये क्या कहती है बी कि वन एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को सोल्ड करती है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स जिसने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं ये सेलर है, लेकिन दूसरी एंटरप्राइजेज जो है प्राइस फिक्स कर रही है, यानी बायर फिक्स कर रहा है प्राइस को बेटा। तो मधुमक्खी कह रही है मैं तो जा रही हूँ पराग बेचने, लेकिन इसका प्राइस जो है वो मैं बेचने जा रही, कह रही मैं बेचने जा रही हूँ, लेकिन इसका प्राइस जो है ना बी का, वो ये जो बायर है ना, बायर फिक्स करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक तुम जानते नहीं हो, हैं तुम जानते हो इसका मतलब आपस में, यस तुम जानते हो मधुमक्खी, ओ मधुमक्खी तुम जा रही हो बेचने के लिए शहद, तुम मैन्युफैक्चर कर रही हो शहद और तुम बेचने जा रही हो, और कह रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ख़रीदने वाला तय करेगा कि कितने दाम पे मैं बेचूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक तुम एसोसिएटेड नहीं हो, जब तक उसे चाहिए, अगर इसको चाहिए है ये शहद चाहिए इसको, तो बेटा रेट भी तो तुम्हें डिसाइड करना चाहिए ना, तुम सेलर हो, इसको ज़रूरत है ना। अब ये डिसाइड कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, इसका मतलब तुम आपस में जानते हो एक दूसरे को, ठीक है। तो मधुमक्खी हमें बेवकूफ़ मत बनाओ तुम, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ 10 पर बी टो पर आ जाओ, टो, अरे अंगूठे पर आ जाओ। मिस्टर ए है वो ऑनर है प्रोप्राइटरी कंसर्न का इंडिया में, और उसकी जो वाइफ है वो 51% या इससे ज़्यादा का शेयर होल्ड करती है इन ए फर्म आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उस केस में भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो जाएंगी। कौन कौन सी? प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया और जो फर्म आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि जो फर्म आउटसाइड इंडिया है उसको तो एक ही वाइफ ही हैंडल कर रही है, क्योंकि उसके पास शेयर हैं, तो वो डेफिनेटली इसको इन्फ्लुएंस करेगी, तो इसके साथ वो भाईचारा निभाएगी। तो अगर एक ही वाइफ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर होल्ड करती है किसी फॉरेन कंट्री में कंसर्न में, फॉरेन कंट्री के कंसर्न में, फर्म में, तो बेटा जो इंडिया में कंसर्न है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है एक ही, वो और ये इसके वाइफ की कंसर्न जो फॉरेन में है, आपस में कुछ ट्रांजैक्शन करती हैं, तो वो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगी और टीपी लग जाएगा। समझ गए? ट्रांसफ़र प्राइसिंग या आर्म लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपस में कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं चलेगी, ठीक है। मेरी अपनी कंपनी चल रही है, मेरी वाइफ की फॉरेन में दूसरी कंपनी चल रही है, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मज़े से लगे हुए हैं अपने प्राइस कम करके, ऐसा नहीं चलेगा भैया, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ जी टॉट पे आ जाओ। टॉट बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बच्चा आ गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, और एक दूसरी एंटरप्राइज का ट्रांजैक्शन कर रही है जिसको हिंदू HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर या फिर रिलेटिव ऑफ द मेंबर जो है इस एंटरप्राइज को चला रहा है, तो डेफिनेटली ये आपस में पहले से रिलेशनशिप में ही है, तो आपस में ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे, ठीक है। समझ गया बच्चा? ये बच्चे बाहर तेरे रिलेटिव चल रहे हैं, बाहर तेरे रिलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा, वो तुम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ही हो, क्योंकि तुम HUF के ही पार्ट हो ना, HUF के मेंबर हो या फिर रिलेटिव हो। आगे आ जाओ, टॉट के बाद आ गया टिन का डब्बा, क्या खाली डब्बा आ गया, टिन का डब्बा आ गया। वन एंटरप्राइज हैज़ एटलीस्ट 10% ऑफ द इंटरेस्ट इन अदर एंटरप्राइज, जो कि कौन हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म, AOP या BOI हो सकती है। अगर तुम्हारे पास वन एंटरप्राइज के पास 10% ज़्यादा का इंटरेस्ट है, 10% ज़्यादा का इंटरेस्ट है, एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट, 10% या उससे ज़्यादा, तो क्या होगी? वापस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगे। लेकिन दूसरी कंसर्न कौन सी होनी चाहिए? किस? इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म, AOP या BOI को ही मिलता है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। तो बेटा कैपिटल लगाया है मैंने कैपिटल लगाया टिन का डब्बे भर के, तो मुझे इंटरेस्ट भी दे दो डब्बे भर के, टिन के डब्बे भर के इंटरेस्ट भी दे दो। ये पार्टनरशिप फर्म AOP BOI, देखो मैंने इतने पैसे लगाए हैं टिन के डब्बे भर के, तो टिन के डब्बे भर के मुझे इंटरेस्ट भी दे दो, तो दे रहा है वो, इंटरेस्ट दे रहा है, इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, इसके साथ ट्रांजैक्शन करता है वो,
ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के साथ या यूपीबीओ के साथ, तो उसको टिन के डब्बे भर भर के मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रेट कहीं ना कहीं कम हो, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो उस आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगी। लेकिन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 10% से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो तो, कितने से ज़्यादा? 10% एटलीस्ट इंटरेस्ट हो। एक 10% तो मैंने लगाया बेटा, 10% इंटरेस्ट की बातें हुई हैं हमारी, 10% इंटरेस्ट हैज़ एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरे एंटरप्राइज में है मेरा इंटरेस्ट, तब भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 10% एटलीस्ट। आगे 13, एनी रिलेशनशिप ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट का कोई रिलेशन है तो, ठीक है। तो 92A ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया हमारा? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होती क्या है? 92B पर आ जाते हैं। 92B क्या कहता है? 92B कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज के बीच में की गई हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहा कि जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज में करेंगे उसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जैसे कि अब दो बातें हुई, इंडिया और यूएसए आपस में नोन है, और इंडिया यूएसए आपस में नोन नहीं है, या तो नोन है। अगर नोन नहीं है तो बेटा वहाँ पर टीपी की बातें नहीं होंगी, सीधी सी बात है, वो तो नॉर्मल जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी पर ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर नोन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तो उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन जो होगी उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तब बोलेंगे जबकि आपस में वो नोन होंगे, यानी रिलेशनशिप में होगी या फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होंगी, ठीक है। 92B कहते हैं दो तरह की बातें होंगी, ये तो एक्चुअल इंटरनेशनल 92B1 कहते हैं, और एक तो डीम्ड इंटरनेशनल 92B2 कहते हैं। एक्चुअल इंटरनेशनल क्या होती हैं? जब ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज में होगी, जब हमने बातें की 92A में। और एंड एटलीस्ट 1 इज़ NR, उसमें से एटलीस्ट 1 इज़ NR होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इज़ NR होना चाहिए। और ये रेजिडेंट मतलब आपस में होंगे तो वो ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेशनल नहीं कहलाएंगी। और 92B2 क्या कहता है कि डीम्ड इंटरनेशनल, देखो यहाँ प्रायर एग्रीमेंट है बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज एंड अनरिलेटेड पार्टी के बीच में, अनरिलेटेड पार्टी लेकिन और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज के बीच में आपस में प्रायर एग्रीमेंट हो रखा है। अरे प्रायर एग्रीमेंट है तो भैया तो कुछ लोचा चल रहा है। 92B1 में कहते हैं वो हम डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे कि प्रायर एग्रीमेंट है। और दूसरा है कि टर्म्स एंड कंडीशन बाय दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कौन बना रहा है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो हम उसको भी डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे। और ये दोनों रेजिडेंट भी हो सकते हैं, यानी दोनों पार्टीज रेजिडेंट होंगे ना, तब भी हम उसको मान लेंगे डीम्ड इंटरनेशनल। बोथ पार्टीज में भी रेजिडेंट है लेकिन फिर भी डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे, चाहे हैं रेजिडेंट दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो हम उसको मान लेंगे डीम्ड इंटरनेशनल, ठीक है। 92B क्या आ गया? B1 B2 यानी एक्चुअल इंटरनेशनल और डीम्ड इंटरनेशनल की बातें होगी। 92BA हमने बताया स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, हम उसकी डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, होती हैं, ठीक है, जिस पर टीपी का रूल लगता है, ठीक है, ऐसे 2 कहते हैं। अब 92C की बातें करते हैं, C1 C2 C3 C4। C1 में 5 मेथड्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी मेथड है C1 में। C क्या कहता है? कंप्यूटेशन ऑफ ALP, कंप्यूटेशन ऑफ ALP का 92C से ही आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ ALP 92C1, ठीक है, जिसमें 5 मेथड हैं। कंप्यूट ALP यानी फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करना है एज पर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है ना उसको यूज़ कर लो। सरकार कहती है इसमें से 5 मेथड दे रहे हैं हम तुम्हें, 5 मेथड दे रहे हैं, इसमें से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है ना तुमको, तुम वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम कप मेथड यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, इट इज़ मोस्ट यूजेबल। ये सारे के सारे पॉइंट जो पाँचों के पाँचों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और टीपी जो है हमारा टीपी और DTA 10 नंबर का टोटल, तो ये मेथड्स इंपॉर्टेंट। 92C1 में 4 मेथड हैं। कप मेथड है पहला, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, मोस्ट यूजफुल मेथड है, मोस्टली यूजेबल। RPM है दूसरा, RPM ये रेवोल्यूशन पर मिनट वाला हिसाब किताब नहीं है। नोह कहता है, ये तो टाई कहती है, टाई कहती है कप लटका लो इसे, कंपेरेबल अनकंट्रोल मेथड, टाई से कप लटका रखा तुमने। तो नोह कहता है मैं तो RPM पे घूम रहा हूँ, मैं तो रीसेल प्राइस मेथड यूज़ करूँगा, रीसेल करूँगा इस चीज़ की, मैं नोह को ही बेच दूँगा, रीसेल कर दूँगा, मैंने इसको भी बेचा है मैं उसको बेचूँगा इसको। यार नोह क्या कहता है?
ये जो चीज़ें पड़ी है ना मेरे अंदर, मैं पहले इसको बेचूंगा, फिर उसको रीसेल कर दूंगा इसको, रीसेल प्राइस मेथड। और ये गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी। ऐसे जब ऐसी बातें होती हैं तब वहाँ पर रीसेल प्राइस मेथड यूज़ होता है कि मैंने खरीदी थी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, अब बेचूंगा अनरिलेटेड पार्टी को। मैंने खरीदी तो थी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, मेरे जानने वाली से, लेकिन बेचूंगा उसको अनरिलेटेड पार्टी से। सोच के देखो ज़रा कि खरीदी थी मैंने एसोसिएटेड एंटर कम प्राइस पे, अब बेचूंगा अनरिलेटेड पार्टी को। ठीक है, तो उस केस में आरपीएम मेथड यूज़ होगा, ऐसा नो कहता है। ठीक है, माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा देखो कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ करना, कॉस्ट प्लस। माँ कहती है कि कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ करना। जब कब यूज़ करना कॉस्ट प्लस मेथड? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, हमेशा हम बनाते हैं। माँ कहती है कुछ बनाओ, कुछ नया बनाओ बेटा, कुछ बनाओ ना, मैन्युफैक्चर करो कुछ। माँ कहती है मैन्युफैक्चर करो बेटा, माँ कहती है मैन्युफैक्चर करो और कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ करना। कौन सा यूज़ करना? माँ कहती है कॉस्ट प्लस। ये देखो प्लस का सिंबल ले लो मेरे से, प्लस का सिंबल ले लो, ये कॉस्ट ले लो, कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ करना। माँ ऐसा कहती है कॉस्ट प्लस मेथड, सीपीए मेथड यूज़ करना जब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात होगी। मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना और कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ करना, माँ ऐसा कहती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना और ठीक है, तो हम इसको बेचना ऐसे कहते हैं कॉस्ट प्लस मेथड। आगे आ गया राई शराब क्या कहती है? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। बेटा शराब से तो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट स्प्लिट कर देना लेकिन तुम अपना है, शराब भी स्प्लिट कर दी, हाँ आधा आधा, आधी तू आधी में। तो जॉइंट वेंचर विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज रखा होगा ना तुमने, शराब पी रहे बैठे, जॉइंट वेंचर बना लिया, इसके साथ भी आधी शराब उसको दे दी, आधी शराब उसको दी, जॉइंट वेंचर। अभी हमारा शराब आधी गिलास उसको दे दिया, आधा गिलास उसको दी, जॉइंट वेंचर बना लिया, हमारा जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तू भी हमारे साथ है, तू भी हमारे साथ, तू भी हमारे साथ, तू भी शराब दे दी, इसको भी इसको दे दी, शराब दे दी, हमारा जॉइंट वेंचर है एसोसिएटेड। तो जॉइंट वेंचर विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, इसका भी जॉइंट वेंचर है, इसका जॉइंट वेंचर होगा। तो उस केस में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड यूज़ होगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट को स्प्लिट करेंगे हम, प्रॉफिट को हम स्प्लिट कर देंगे, तुम भी खा जाना, तुम भी प्रॉफिट खाना, हम ऐसे टैक्स बचा लेंगे। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आ गया 5। कानून क्या कहता है? कानून कहता है TNMM यानी ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। तो कानून कहता है बेटा ट्रांजैक्शन करना दे, जरा ट्रांजैक्शन कर देने दो मुझे, नेट से मैं मार्जिन निकाल दूँ कितना कितना। ठीक है, मार्जिन निकाल के बताऊँगा तुम्हें मेथड, मार्जिन ट्रांजैक्शनल मुझे ट्रांजैक्शन कर दो, करने दो जरा नेट से। कानून क्या कहता है? रुको, कानून कहता है रुको मुझे जरा नेट से ट्रांजैक्शन कर दो, ट्रांजैक्शन करने दो नेट से, मैं तुम्हें बताऊंगा कितना मार्जिन मिलेगा तुम्हें। ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो क्या कहता है कि कानून क्या कहता है कि मुझे ट्रांजैक्शन करने दो, मुझे ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड पे मैं करूँगा बेस्ड ऑन दी अदर ENT, इट इज़ बेस्ड ऑन दी अदर एंटरप्राइज, बेस्ड ऑन दी अदर एंटरप्राइज। ठीक है, अब 92C1 हो गया। अब 92C2 क्या कहता है? बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट कर लेना तुम, इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करना, इसमें से कोई मेथड यूज़ करके मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना। हम तुम्हें बताएंगे कैलकुलेट कैसे करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ कर लिया तो हम बताएंगे कैलकुलेट कैसे करना है। हो सकता है तुम्हारे पास एक ALP निकली हो, या हो सकता है तुम्हारे पास ज़्यादा ALP निकली हो, एक निकली हो या ज़्यादा निकली। ज़्यादा अब कैसे हो सकते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना। या तो हो सकता है 1 से ज़्यादा हो लेकिन 5 या 5 से कम हो, और हो सकता है मतलब अप टू 5 हो ALP, या फिर 6 या 6 से ज़्यादा हो। 2 पार्ट में डिवाइड करना। अगर 5 तक हैं, अप टू 5 हैं, तो बेटा उसका एवरेज निकाल लेना, यानी उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेना, यानी उसका एवरेज ALP निकाल लेना। और अगर 6 से ज़्यादा हैं तो बेटा रूल ऑफ 10 CA, ठीक है, रूल ऑफ 10 CA चलेगा वहाँ पर, दैट इज़ रेंज कंसेप्ट चलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये रेंज कंसेप्ट हम नहीं कर रहे हैं वैसे, वो 10 CA में आता है, उसे कहते हैं रेंज कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर मान लो एक ALP है या 5 तक हैं, उसके इसमें यानी 5 तक है तो एवरेज निकाल लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे कि जो ALP है और जो हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें वेरिएशन कितनी है। ALP हमने निकाला, ठीक है, यूजिंग दैट मेथड 5,
ALP निकाला 5 मेथड से, हम देखा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है और ALP कितनी है और उसके बीच में वेरिएशन कितना है। वेरिएशन अगर 3% के बीच में है, इन केस ऑफ होल सेल ट्रेडिंग तो 1% के बीच में है। जैसे 100 की चीज़ है तो 100 या 103 के बीच में है, या फिर होल सेल ट्रेडिंग है तो 100 और 101 के बीच में है। तो अगर ALP जो निकली है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ALP जो मान लो आ रही है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो है 100 रुपये, ठीक है, और हमने ALP निकाला 103 रुपये, सॉरी 3% कितना होता है 100 का 103, और ALP आ रही है इन दोनों के बीच में। हमने ALP निकाली अभी मेथड यूज़ करके, वो आ गई मान लो 102, इन दोनों के बीच में आ गई, 3% रेंज के बीच में आ गई। तो बेटा सरकार कहती है कि जब ऐसी बात होगी कि ALP के और यानी ATU एक्चुअल ट्रांजेक्शनल वैल्यू, ATV एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू के बीच में जो वेरिएशन है वो 3% के बीच में होगी, वेरिएशन बिटवीन 3%, तो उस केस में तो जो तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना वही तुम्हारी हम ALP मान लेंगे, ठीक है, समझ लें। इसमें कुछ भी करना नहीं, मतलब जो तुम्हें एक्चुअल थी ना हम जाने देंगे, ठीक है, जितनी कर रहे हो तुम करने दो, हम कुछ नहीं ALP वाला फार्मूला लगाएंगे नहीं यहाँ पर, हमने लगाया था लेकिन हम मानेंगे नहीं, इतना 3% के बीच में ही है ना, ठीक है, छोड़ दो जो तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रही है हम उसी को मान लेंगे तुम्हारी ALP, ठीक है। मान लो 100 103 ये रेंज बनी और उसके बीच में ALP आ गई 102, तो सर कहते छोड़ दो यार, तो 100 ले रखी ना तुमने, 100 निकाली ना एक्चुअल ट्रांजैक्शन वाली, उसी को मान लेंगे हम कि तुम्हारी ALP है, तो ATP इज इक्वल टू डीम्ड ALP वो बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, अगर ज़्यादा होगी तो मान लो 105 आ गया तो बेटा 105 आ गया तो 105 ही तुम्हारी ALP बन जाएगी, ठीक है। 92 C3 क्या कहते हैं, C3 कहते हैं कि ALP डिटरमिन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। तुम नहीं निकाल पा रहे तो 4 केस ऐसे हैं बेटा, जब असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, असेसी फेल्स टू कंप्यूट द ALP एज पर 92 C1, ठीक है, उसको मेथड समझ में नहीं आ रही, निकाल नहीं पा रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट्स नॉट मेंशनड बाय द असेसी अंडर सेक्शन 92D, डॉक्यूमेंट्स मेंशन ही नहीं किए, या फिर DAT डेटा यूज फॉर ALP इज़ नॉट रिलायबल एंड नॉट करेक्ट, डेटा जो यूज़ कर रहे हो वो रिलायबल नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, या फिर फेल्स टू फर्निश द बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड एज पर 92D, बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल 92D बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, उसके हिसाब से वो डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिफोर द कंप्यूटेशन ऑफ ALP शो कॉज नोटिस विल बी गिवन, तो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा लेकिन पहले शो कॉज नोटिस भेजेगा, बेटा बताओ हम क्यों ना निकालें तुम्हारी खुद से, ठीक है। तो 92 C3 में ALP को निकालेगा, असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, लेकिन उसके पहले शो कॉज नोटिस भेजेगा। अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल नहीं मिलती हैं, उसको लगता है डेटा रिलायबल नहीं है, ठीक है, उसको लगता है, और असेसी है तो कर नहीं पा रहा है कंप्यूट एज पर 92(1), ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट्स नॉट मेंटेन्ड बाय द असेसी अंडर सेक्शन 92D, 92D क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट उसने बनाए नहीं हैं, या फिर फेल्स टू फर्निश द बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड एज पर 92D, डॉक्यूमेंट्स ही मेंटेन नहीं किए हैं या फिर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या तो मेंटेन ही नहीं किया या फिर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर डेटा जो रिलायबल नहीं है, या फिर असेसी फेल्स टू कंप्यूट द ALP एज पर 92 C1, ठीक है। तो उस केस में क्या है, असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। तो सर 92(4) क्या कहता है, ठीक है, तुमने अगर ALP असेसिंग ऑफिसर ने निकाला है 92 C3 के हिसाब से, तो इनकम में बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच ALP, ठीक है, तो इनकम हम निकालेंगे। और दूसरी बात सुन ले, असेसी सुन ले, जो भी तुम्हारा जो प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है हमने, जो भी असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉफिट इंक्रीज़ किया होगा ना कि इतनी इनकम तुम्हारी बढ़ गई है, तो बेटा उसके ऊपर डिडक्शन मिलेंगी, चैप्टर 6A और 10AA की डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेंगी, समझ गए, हाँ समझ गए। 92D के कहते हैं कि बेटा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 92C के भी पार्ट है कि 92CA CB CC CD, 92CA के कहते हैं कि बेटा अगर असेसिंग ऑफिसर से भी नहीं निकल रही है तो TPO को रेफ़र करेगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर होता है, उसको रेफ़र कर देगा असेसिंग ऑफिसर, और वो निकाल के फिर ALP निकाल के देगा, और ALP जो निकाल के देगा TPO असेसिंग ऑफिसर उसके बेसिस पर इनकम निकालेगा। लेकिन असेसिंग TPO को लगता है कि ALP गलत निकाल दी है उसने, तो अगले 4 साल तक वो उस अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और रेक्टिफाई करेगा तो फिर असेसिंग ऑफिसर को बताएगा, और असेसिंग ऑफिसर असेसी से फिर रिकवरी करेगा, ठीक है। तो 92CA ये कहता है। CB क्या कहता है, 92CB कहता है सेफ़ हार्बर रूल, सेफ़ रहना भैया, मुझे सेफ़ रहना है। CC क्या कहता है, CC और CD एक जैसी कहते हैं कि एडवांस प्राइसिंग ऑफ ALP, दोनों डर गए हैं।
कि मान लो बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं और हम चाहते हैं कि एडवांस में तुम्हारा ALP निकालना है और मेथड जानना है हमको मेथड जानना है, तो CBDT से तो एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी उसको। CBDT बता देगा कि इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड फॉर 5 ईयर्स। CBDT से बता देता है कि बेटा तुम्हारा ये मेथड होगा, मतलब ये तुम्हारा ALP है, इस पर इस क्योंकि सेम तक ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, इस बेसिस पर तुम कर सकते हो अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक कर सकते हो। लेकिन एक रोल बैक प्रोविज़न है कि अगर हम तुमने बता दिया अगले 5 साल के लिए, लेकिन पिछले 4 साल के लिए अगर तुम्हारी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है ना सिमिलर नेचर की, और वो पेंडिंग है डिपार्टमेंट के साल, तो पिछले 4 साल के ट्रांजैक्शन पर भी तुम वो ALP यूज़ कर सकते हो। तो पिछले 4 साल के ट्रांजैक्शन पर भी वो ALP यूज़ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। लेकिन अगर 5 साल के लिए हमने तुम्हें बताया है, तुम करना चाहो तो पिछले 4 साल के लिए भी कर सकते हो, उसको कहते हैं रोल बैक प्रोविज़न, ठीक है। लेकिन अगर हमने आगे ये 4 साल के लिए बताया है, यानी एडवांस प्राइसिंग ऑफ ALP बताया है, तभी तुम ये रोल बैक प्रोविज़न यूज़ कर सकते हो। तुम रोल बैक प्रोविज़न अपने आप से यूज़ नहीं कर सकते कि हाँ हम रोल बैक प्रोविज़न यूज़ कर लेंगे और फिर इसी के बेसिस मतलब रोल बैक एप्लीकेबल है और ALP नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ALP ये होना चाहिए, एडवांस प्राइसिंग होना चाहिए, और तभी रोल बैक का प्रोविज़न आपको मिलेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो APA नहीं है और RBP ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, APA है और RBP नहीं है तो ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये हम देते हैं, ये तुम लेना चाहो नहीं ले तुम्हारे ऊपर है। मतलब रोल बैक की प्रोविज़न लेना चाहो पिछले 4 साल के लिए होती है वो, अगले 5 साल के लिए होती है एडवांस प्राइसिंग। एडवांस प्राइसिंग हम बता के देंगे, सेसिंग ऑफिसर कहता है 92 CC CD के हिसाब से, और पिछले 4 साल के रोल बैक प्रोविज़न तुम ले सकते हो। ये हो गया 92 C और CD। CE भी क्या कहता है, CE क्या कहता है लास्ट, SSC नीड्स टू फाइल द रिपोर्ट ऑफ CA इन द फॉर्म ऑफ 3 CEB अप टू 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन केस में SSC नीड टू फाइल द रिपोर्ट ऑफ CA डालना है उसको इन द फॉर्म ऑफ 3 CEB अप टू 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। याद रख लेना, CE में 30th नवंबर और रिपोर्ट ऑफ CA इन द फॉर्म 3 CE लिखा ना, 3 CEB लिख, आगे B लग गया, इन द फॉर्म ऑफ 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और 39 लास्ट के 92D क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। SSC जो होता है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा या तो स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा तो 1 करोड़ तक तो उसको ज़रूरत नहीं है, 1 करोड़ तक के बाद उसको मतलब 1 करोड़ तक एग्जम्पशन उसके बाद करना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में उसको 20 करोड़ तक का एग्जम्पशन है, और लॉक इन पीरियड 8 साल तक है। 8 साल तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेंगी, और टाइम लिमिट फॉर दी सबमिशन कितना है 30 डेज़, और 30 डेज़ की एक्सटेंशन मिल जाएगी। 30 डेज़ का उसको 30 डेज़ सेम इसके केस ऑफ स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट फॉर सबमिशन है 30 डेज़। 30 डेज़ को उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्या, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का।